साथियों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम देखने जा रहे हैं जून के फर्स्ट वीक का करंट अफेयर, मतलब 1 से 7 जून का करंट अफेयर देखने जा रहे हैं हम लोग, जो कि आपके बीपीएससी टीआरई 4 के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ अब बीपीएससी सीएससी भी लिया जाएगा, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, या फिर कहीं भी जहाँ करंट अफेयर से प्रश्न बनते हैं, है ना, वहाँ ये प्रश्न आ सकते हैं। तो आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखिए। हमने आपको बताया था कि इस बार का मिस वर्ल्ड कंपटीशन जो है वो भारत में ही हो रहा है। ओके, मिस वर्ल्ड 2025 भारत में ही हो रहा है। ओके, और कहाँ हो रहा था ये भी आपको बताया था मैंने, हैदराबाद में। हैदराबाद, ओके, किस स्टेट में है? तेलंगाना। और इस स्टेट का जन्म 2 जून को हुआ था, क्योंकि इसी करंट अफेयर में अब देखेंगे तेलंगाना दिवस जो है जो मनाया जाता है, तो 2 जून को ही मनाया जाता है। तो ये करंट अफेयर में अब देखेंगे। तो खैर, हम ये बात करने जा रहे थे कि मिस वर्ल्ड 2025, ओके, एक मिनट के लिए। तो आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि ये कंपटीशन जो हुआ, इसके विजेता कौन रही और किस देश की थी। तो इनका नाम पहले याद रख लीजिए। इनका नाम है ओपल सुचाता। ओपल सुचाता चुआंगश्री। चुआंगश्री, ओके। थोड़ा थोड़ा भारतीय नाम भी लग रहा है, जैसे सुचाता से या श्री से, है ना। तो ये भारतीय तो नहीं है, लेकिन ये थाईलैंड की है। ओके, जहाँ की संस्कृति भारतीय संस्कृति के आसपास नज़र आती है। ओके, तो ओपल सुचाता चुआंगश्री याद रखेंगे, कुछ भी याद रखिएगा, OSC कुछ ऐसे अपना जुगाड़ लगा के याद रख लीजिएगा, ओपल सुचाता चुआंगश्री। ओके, तो और दूसरी बात ये भी याद रखना है आपको, शहर भी याद रखना है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि किस शहर में। तो हैदराबाद तेलंगाना स्टेट है। ओके, तो इतनी सारी बात याद रखनी है, इससे अधिक बात हम नहीं याद रखेंगे। ओके, हाँ, एक चीज़ और भी हो सकता है पूछ लिया जाए, है ना। हालांकि ये बीपीएससी टीआरई 4 में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बीपीएससी सीएससी में शायद पूछ ले, है ना, कि 2024 की कौन रही थी मिस वर्ल्ड। ओके, क्योंकि वही ताज पहनाती है। ओके, तो चेक रिपब्लिक की थी, चेक रिपब्लिक की थी क्रिस्टियाना पैस्कोवा। क्रिस्टियाना पैस्कोवा। पैस्कोवा, ओके, इनका ये नाम था। हालांकि जो बीपीएससी टीआरई वाले स्टूडेंट है वो ये याद ना रखें, चलेगा। ओके ओके, और कुछ हम नहीं याद रखेंगे। एक नंदिनी गुप्ता थी, है ना, वो पार्टिसिपेट की थी और बेस्ट परफॉर्मेंस भारत की तरफ से नहीं कर रहा, पर हम छोड़ सकते हैं। ओके, हाँ, एक चीज़ याद रख सकते हैं कि मानुषी छिल्लर जो मिस वर्ल्ड बनी थी वो कब बनी थी? 2017 में, है ना, याद है, वो पंजाब की लड़की मानुषी छिल्लर। ओके, तो ये इंडिया की थी मानुषी छिल्लर, और ये 2017 में बनी थी। ओके, इतनी सारी बातें याद रखनी है आपको। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। पुर्तगाल, आपको बताना है ये देश किस कंटिनेंट में है। पुर्तगाल, ओके, पुर्तगाल, ठीक है। तो यहाँ के न्यू पीएम बने हैं, न्यू पीएम तो नए प्रधानमंत्री बने हैं, उनका नाम याद रखेंगे। नाम है लुइस मोंटेनेग्रो। लुइस मोंटेनेग्रो, तो ये पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। खास करके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दो
अलग अलग पोस्ट होता है लगभग हर एक जो रिपब्लिक नेशन है वहाँ, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत रहती है। तो पुर्तगाल की नए पीएम बने हैं लुइस मोंटेनेग्रो। ओके, और यहाँ भी अलायंस के माध्यम से ही बना है ना। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और डेमोक्रेटिक अलायंस के बीच हुआ है गठबंधन। ओके, चलिए, हालांकि इस खबर की चर्चा करते हुए थोड़ा सा दुख भी हो रहा है, क्योंकि अभी अभी हम लोग अहमदाबाद के घटना से गुजरे हैं और गुजर भी रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो अभी तक बहुत कुछ क्लियर नहीं हुआ कि घटना कैसे घटी और क्या हुआ। इसी बीच एक खबर है कि जो दिल्ली का आईजीआ है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में है आईजीआ। ओके, तो एयर कनेक्टिविटी रैंकिंग में 10th हवाई अड्डा के रूप में नामित हुई है यह हवाई अड्डा, है ना। तो ये याद रख सकते हैं। ओके, और ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? ACI और APAC एंड MID। ओके, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशिया पैसिफिक एंड मिडिल ईस्ट। ओके, इसके द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। ओके, तो प्रशांत और मध्य पूर्व जो एशिया है, एशिया प्रशांत मध्य पूर्व, वही हुआ। तो उसमें टॉप 10 में दिल्ली का आईजीआ आया है, ये याद रखेंगे। ओके, टॉप 10 में कुछ इतनी बातें याद रखना है, इससे अधिक बातें हम नहीं याद रखेंगे। एक एंटी डोपिंग एजेंसी है ना, इसका नाम है वाडा, है ना, विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी। विश्व डोपिंग आप लोग समझते हैं, डोपिंग निरोधक एजेंसी। एजेंसी, इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ है, हालांकि वो रिपीट हुआ ही है। ओके, रिपीट ही हुआ है। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का नाम आप याद रखेंगे, है ना। तो जो नहीं जानते हैं कि डोपिंग क्या होता है, तो खिलाड़ी लोग जो खेल से पहले कुछ ड्रग्स ले लेते हैं जिससे कि उनका स्टेमिना या फिर पावर बढ़ जाए, है ना, तो वही डोपिंग होता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए ये कंपनी, मतलब ये इंस्टीट्यूट है वाडा, है ना, एजेंसी कह सकते हैं। ओके, तो इनके अध्यक्ष बने हैं बिल्टोल्ड बांका। क्या नाम है? बिल्टोल्ड बांका। और उपाध्यक्ष बनी है यांग। बिल्टोल्ड बांका और उपाध्यक्ष यांग, और इनका कार्यकाल रिपीट हुआ है ना, और ये 2028 तक रहने वाली है। ओके, अभी एक पुस्तक लिखी गई है जिसको याद रखने की ज़रूरत है। अच्छा, मैं एक चीज़ स्क्रीन पे देख लेता हूँ, सब कुछ सही हो रहा है कि नहीं। हाँ, ठीक है। ओके, किताब का नाम है इंदिरा गांधी, हालांकि इंग्लिश में है, इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया, एंड द ईयर्स that transformed India, that, कोई बात नहीं, transformed India. Okay, इंदिरा गांधी and the years that transformed India. Okay, इस पुस्तक के लेखक कौन है ये याद रखेंगे। तो इनके नाम है, इस पुस्तक के लेखक के नाम है श्रीनाथ राघवन। ओके, श्रीनाथ राघवन। इस पुस्तक के विषय में और भी कंट्रोवर्सीज है जो कि देखने की जरूरत नहीं है। ओके, बस क्योंकि मैं देखा हूँ BBSC
CSC में खास करके, है ना, पूछा जाता है पुस्तक के नाम और राइटर जो चर्चित रह जाता है। और अभी हुई चूँकि रिलीज पुस्तक है, ओके, तो आप याद रखेंगे श्रीनाथ राघवन, इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया। आपातकाल के समय की पुस्तक है, मतलब आपातकाल की घटनाओं का जिक्र इसमें है। ओके, इसको याद रखेंगे आप। हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ओके, टाटा केमिकल्स। केमिकल्स हिंदी में इसको टाटा केमिकल्स ही लिखेंगे हम लोग। ओके, टाटा केमिकल्स के अध्यक्ष कौन बने? टाटा केमिकल्स, टाटा का बहुत सारा सब्सिडरीज है, तो उसमें एक टाटा केमिकल्स भी है, जिनके अध्यक्ष बने हैं एस पद्मनाभन। एस पद्मनाभन, ओके, टाटा केमिकल्स के अध्यक्ष बने। बस इससे अधिक याद नहीं रखना है। एक एयर चीफ मार्शल है, एयर मार्शल है, चीफ नहीं कह सकते हम लोग, है ना, चीफ जी उड़ जाएगा तो सीधा उनका नाम ही है, सब जानते हैं, है ना। एयर मार्शल है, एयर मार्शल जसवीर मान, जसवीर सिंह मान। ओके, एयर मार्शल जसवीर सिंह मान। इन्हें वेस्टर्न मतलब पश्चिमी वेस्टर्न पश्चिमी वायु कमान के वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर नियुक्त किया गया। ओके, पश्चिमी वायु कमान वेस्टर्न एयर कमान के वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर नियुक्त किया गया। किन्हें? एयर मार्शल जसवीर मान जी को याद रखेंगे आप। ओके, चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ओके, एक मिशन लॉन्च हुआ है, किसके द्वारा? जो एस्टेरॉयड का अध्ययन करेगा, है ना। तो पहले मिशन का नाम आप देख लिए, टियानबेन-2। मिशन का नाम है टियानबेन-2, ठीक है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया मिशन? चीन के द्वारा। और देखिए, चीन भले हमारा ट्रैवल कंट्री है, मैं मानता हूँ, लेकिन चीन का जो डेवलपमेंट सेक्शन है ना, वो वाकई बाकी दुनिया के देशों को सीखने के लिए प्रेरित करती है। क्योंकि अभी इसी करंट अफेयर में मैं आपको बताऊंगा, है ना। ओके, तो उसमें आप देखेंगे कि जो है चीन की क्या स्थिति है, चीन के शहरों की क्या स्थिति है, बहुत बेहतर स्थिति है ना। उस लिस्ट में भारत का एक ही शहर है, वो भी 10th पोजीशन पे है। ओके, तो उन शहरों का जिक्र भी करेंगे। तो चलिए, टियानबेन-2, तो ये चाइना का स्पेस मिशन है ना। तो इसे ध्यान रखेंगे आप लोग। और ये किसके अध्ययन के लिए? तो क्षुद्र ग्रह जो होता है ना, जिसे एस्टेरॉयड कहते हैं, क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए चीन ने इसे लॉन्च किया है। इसे ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, एक खिलाड़ी हैं हेनरिक क्लासेन, हेनरिक क्लासेन, इन्होंने अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। तो आपको बताना है ये किस देश के थे। हिंट दे दूं, इस बार का WTC है ना, टेस्ट चैंपियनशिप इसी कंट्री द्वारा जीता गया। ओके, इनके जो कैप्टन हैं बहुत नाटे कटके हैं बुम्बा। ओके, खैर बहुत अच्छी बात है। ओके, साउथ अफ्रीका के थे क्लासेन, हेनरिक क्लासेन। ओके, याद रखेंगे आप लोग। दूसरी तरफ ग्लेन मैक्सवेल, हालांकि इसके विषय में सब जानते हैं, वनडे से इन्होंने संन्यास ले लिया, ग्लेन मैक्सवेल। और इसके विषय में कहने की जरूरत ही नहीं है कि ये किस देश के हैं, सब जानते हैं। ओके
और कहिए तो इंडिया के ही हैं, ऐसा मान लीजिए, जैसा आईपीएल में जितना ये फेमस है। ओके, तो ग्लेन मैक्सवेल। ओके, तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, ऑस्ट्रेलिया, ये याद रखेंगे आप लोग। ओके, चलिए, तो ये भी संन्यास लिए हैं वनडे से, और वो भी तो पूरे फॉर्मेट से ही। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बताइए, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? ओके, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साइकिल दिवस ये मनाया जाता है 3 जून को। लोग साइकिल चलाया करिए। हालांकि मैं यह कहने के अधिकारी नहीं हूँ, क्योंकि जब से अपग्रेड किया हूँ खुद को तब से साइकिल नहीं चलाया हूँ। ओके, तो हालांकि ये अच्छी बात नहीं है। ओके, खैर, अच्छा, दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज कर्ज लेते हैं, जिसके लिए फेमस है कौन? पाकिस्तान। ओके, लेकिन कर्ज देने वालों में सबसे अधिक जो कर्ज देता है, ओके, वो कौन सा कंट्री बन गया है? तो जर्मनी। ओके, जापान को पछाड़ पछाड़ कर जर्मनी जो है फर्स्ट या शीर्ष कंट्री बन गया है, जो सबसे अधिक कर्ज देता है, ऋण देता है। ओके, ये याद रखेंगे। एक व्यक्ति का निधन हुआ है अभी अभी, है ना, और बीपीएससी का की जो नज़र है ना, वो साइंस एंड टेक एरिया पे काफ़ी अधिक रहता है। तो आप कहेंगे भाई कोई मर गया है, इसमें साइंस एंड टेक कहाँ से आ गया? तो है। ओके, तो पहले उस व्यक्ति का नाम आप जान लीजिए, है ना। एटिएन, और ख़ास करके हमारी जो महिला साथी हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट दवा बनाए थे ये, एटिएन एमिले बोलियू। ओके, एटिएन एमिले बोलियू, इन्होंने गर्भपात पिल बनाया था। ओके, तो गर्भपात पिल का निर्माण इन्होंने ही किया था, और अभी अभी इनका निधन हो गया है, एटिने एमिले बोलियो का। ओके, और उस पिल का क्या नाम था वो भी देख लीजिए। उसको वैसे मार्केट में जो है इस नाम से बेचा जाता था, मीफेप्रिस्टोन नाम से बेचा जाता था मार्केट में। वास्तव में वो है क्या? RU-486 उसका केमिकल नाम है। तो मीफेप्रिस्टोन जो है गर्भपात निरोधक पिल है। ओके, गर्भपात पिल है, निरोधक नहीं कह सकते हैं, गर्भपात पिल है। ओके, और उसका केमिकल RU-486। ओके, और ये कहाँ के थे? एटिएने एमिले बोलियो, ये फ्रांस के थे। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ये सब भी प्रश्न आ सकता है कि 2025 जिस दिन हम बात कर रहे हैं आपसे, उस दिन तक भारत के टॉप फाइव मिल्क प्रोड्यूसिंग दूध उत्पादक राज्य कौन है? दूध उत्पादक राज्य कौन है? ओके, 2025 के, तो ये याद रखेंगे। और जिस राज्य से मैं यह वीडियो बना रहा हूँ वो राज्य प्रथम है। ओके, यूपी, उसके बाद राजस्थान का जो राठ इलाका है वहाँ, है ना, और काफ़ी दूध प्रोड्यूस होता है। फिर आंध्र प्रदेश, ओके, फिर गुजरात, और फिर पंजाब। टॉप 5 दूध उत्पादक राज्य आप याद रखेंगे, यूपी, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब। ओके, यूपी के बगल में ही राजस्थान है ना,
आंध्र प्रदेश, गुजरात और पंजाब। समझिए यूपी का एरिया कितना भरा है कि उधर राजस्थान को भी टच कर रहा है, एमपी को भी टच कर रहा है, बिहार को भी टच कर रहा है, ओके, छत्तीसगढ़ को भी टच कर रहा है, झारखंड को भी टच कर रहा है, ओके। तो समझ सकते हैं कितना बड़ा राज्य है। खैर हम आगे बढ़ते हैं। थर्टीन नंबर पे चलिए, हाँ, अभी हम लोग तीन तोप के विषय में जानने जा रहे हैं, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। हम ले रहे हैं एक आध मिनट का ब्रेक, हालांकि वीडियो पॉज कर दिया जा रहा है, आप लोग को ब्रेक नहीं दिखेगा, मैं ब्रेक ले रहा हूँ। तो चलिए, ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं। कुछ तोपों की चर्चा हम कर रहे थे, है ना। तो सबसे पहला है बोफोर्स, है ना, और ये राजनीतिक गलियारे में भी इसकी चर्चा रहती है, आपको पता है, तो हम लोग उस पर नहीं जाएंगे। उसका पूरा फॉर्म है FH-77, बोफोर्स FH-77, ओके। तो हमें बहुत ज़्यादा मतलब याद नहीं रखना है। एक तो स्वीडन की कंपनी से हमने इसे खरीदा था, ओके। तो इसमें जो गोला का उपयोग करते हैं वो 155 mm का गोला रहता है, एक बात तो ये, और साथ ही साथ इसका रेंज कितना है, 30 किलोमीटर का। तो कम ही रेंज हुआ, बहुत अधिक रेंज नहीं हुआ, ओके। दूसरी तरफ हमारा धनुष है, इंडिया का धनुष है, ओके, इंडिया का धनुष है, ओके। इसको बनाया किसने है, तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने बनाया है। यदि मैं लिखना चाहूँ तो लिख दूँ, है ना, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने बनाया है इसे। तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि इसमें भी 155 mm का ही गोला यूज किया जाता है, और इसका रेंज थोड़ा सा अधिक है, 38 किलोमीटर का, बस इतनी बात है। उसके बाद DRDO और मतलब एक तो DRDO का मुख्य भूमिका है, नाम है ATAGS, ओके, एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, इसको कहते हैं एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, ओके। इसमें भी 155 mm का ही गोला प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका रेंज 48 धनुष से 10 किलोमीटर अधिक है। तो इसको DRDO ने विकसित किया है, ओके, इसके साथ मिलकर, टाटा और भारत फोर्स के साथ मिलकर, ओके। लेकिन आप याद रखेंगे इसको DRDO ने विकसित किया है, ATAGS। इसका फुल फॉर्म मैं लिख दूँ तो एडवांस टोड आर्टिलरी गन, ओके, एडवांस टोड आर्टिलरी गन, ये याद रखेंगे। और रेंज देखिए, एक तो गोले की लंबाई, मतलब गोले का जो व्यास कह लीजिए वो सेम है ना, 155, उससे कोई मतलब नहीं है आपको। रेंज अलग अलग है, 30, 38 और 48, है ना। बोफोर्स 30, धनुष 38 और ATAGS 48। ये सब के विषय में हम लोग क्यों बात कर रहे हैं, जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ ना, उसके बाद ये सभी चर्चा में है, इसीलिए हम लोग इस विषय में बात कर रहे हैं, ओके। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, ओके। IPL ख़त्म हुआ है, तो इस बार का जो विजेता है आपको पता ही होगा, है ना। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार का विजेता आप नहीं जानते हो, क्योंकि इस बार का जो विजेता है वो पहली बार विजय प्राप्त किया है ना, RCB, ओके। रजत पाटीदार इसके कैप्टन थे। चलिए एक चीज़ बताइए, इसने पंजाब सुपर किंग्स, है ना, को हराया है ना, तो उसके कैप्टन का क्या नाम था, पंजाब सुपर किंग्स के कैप्टन का नाम क्या है, ओके। इसे बतलाने की ज़रूरत है, ठीक। और कुछ IPL संबंधित हम लोग अपडेट ले लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा,
ओके, क्योंकि एक बार मैं कैप्टन का नाम इसीलिए अभी जिक्र किया हूँ कि एक बार बीपीएससी द्वारा पूछा गया था, है ना, इस टीम के कैप्टन कौन थे। तो एक काम आप कर सकते हैं, इस बार जितना टीम पार्टिसिपेट किए थे सभी के कैप्टन को आप देख सकते हैं। ओके, कि इस टीम के कैप्टन कौन थे, इस टीम के कैप्टन कौन थे। अधिकतर लड़के जो हैं वो जान रहे होंगे, है ना। हमारे जो लड़की साथी हैं शायद आईपीएल कम देखती हैं, ओके, तो उन्हें नहीं पता होगा। तो एक काम करिएगा, आप सभी टीम के कैप्टन्स को देख लीजिएगा। यदि आप मेरे भरोसे हैं तो चलिए अभी हम आपको बता देते हैं। तो आपके सामने में ये लिस्ट है, आप देख पा रहे होंगे कि चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन एमएस धोनी नहीं थे, ऋतुराज गायकवाड़ थे। और मुंबई इंडियंस के तो काफ़ी फेमस हैं, हार्दिक पांड्या। कलकत्ता नाइट राइडर्स के इस बार अजिंक्य रहाणे थे। पिछले साल कलकत्ता नाइट राइडर्स के श्रेयस अय्यर थे, लेकिन इस बार अजिंक्य रहाणे थे। सनराइजर्स हैदराबाद के पैट कमिंस, और दिल्ली कैपिटल्स के अक्षर पटेल, और गुजरात टाइटन के शुभमन गिल, काफ़ी फेमस हैं शुभमन गिल। और आरसीबी के मैंने बता ही दिया, रजत पाटीदार। और पंजाब किंग्स के आप याद रखेंगे श्रेयस अय्यर। ओके, तो चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, कितने टीम पार्टिसिपेट किए थे, तो आप देख पा रहे हैं 10 टीम पार्टिसिपेट किए थे, ये भी याद रखेंगे आप। ओके, एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ। चेन्नई सुपर किंग्स ऋतुराज गायकवाड़, मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या, ओके, उसके बाद कलकत्ता अजिंक्य रहाणे, सनराइजर्स हैदराबाद पैट कमिंस, अक्षर पटेल दिल्ली, शुभमन गिल गुजरात टाइटंस, आरसीबी तो हो ही गया रजत पाटीदार, और पंजाब किंग्स श्रेयस अय्यर। ओके, तो इतनी सारी बातें हैं। आईपीएल के विषय में कुछ और बातें हम जान लेते हैं, ठीक रहेगा। ओके, ओके, तो आईपीएल जो है, एक मिनट हो जाइए, ठीक है, स्क्रीन सेट कर दिए गए हैं फिर से। चलिए, तो जीता तो आरसीबी ने। इसके बाद और कुछ कुछ चीज़ें याद रखना होता है आपको। ऑरेंज कैप, ORANG, ऑरेंज कैप किससे दिया गया? ऑरेंज कैप साई सुदर्शन को दिया गया, साई सुदर्शन। ओके, सुदर्शन चक्र चला करके खूब रन बनाए थे, इस वजह से इन्हें दिया गया। ओके, जो सबसे अधिक रन बनाते हैं उसको ऑरेंज कैप दिया जाता है, तो साई सुदर्शन को दिया गया। ऐसे ही पर्पल कैप, पर्पल कैप किसे दिया गया? प्रसिद्ध कृष्णा को दिया गया। पर्पल कैप प्रसिद्ध कृष्णा को दिया गया, और ये सबसे अधिक विकेट लेने पर दिया जाता है। ओके, इमर्जिंग प्लेयर भी जो है साई सुदर्शन को ही कहा गया है, तो बड़ी बात नहीं है। ओके, सबसे अधिक वैल्यूएबल खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव, उतना इंपॉर्टेंट मैं नहीं समझूंगा। ओके, हाँ, ये जरूर याद रखेंगे, बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो सुपर स्ट्राइकर का खिताब किसे दिया गया? वैभव सूर्यवंशी को। वैभव सूर्यवंशी को सुपर स्ट्राइकर का खिताब दिया गया, है ना। 10 लाख रुपया भी दिया गया है इन्हें। ओके, $12 होता है। सबसे अधिक छक्का लगाया निकोलस पूरन ने। ओके, सबसे अधिक चौका लगाया वही साई सुदर्शन ने। ओके, बाकी आप याद नहीं रखेंगे, ठीक है, इतनी बातें आप याद रख लीजिएगा। पर्पल कैप, ऑरेंज कैप और सुपर स्ट्राइकर। ओके, कितनी बातें याद रखेंगे तो ठीक रहेगा। वैभव सूर्यवंशी ने क्या खेला था सबको याद भी होगा। एक्स चैट किसने लॉन्च किया? नेक्स्ट 15 नंबर का एक्स चैट। ओके, एक्स से आप समझ रहे होंगे, ये एलन मस्क द्वारा जो है जारी किया गया है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि व्हाट्सएप जैसा ही है ये। ओके, तो उस पर बहुत ज़्यादा बातचीत हम नहीं करेंगे। ओके, अब देखिए, भारत सरकार द्वारा डिजी पिन संबंधित एक बातचीत की जा रही है। ओके, डिजिटल पिन,
डीजी पिन मतलब जैसे अभी पिन कोड का प्रयोग करते हैं ना हम लोग, उसके जगह अब डीजी पिन का प्रयोग होगा, है ना। इससे क्या होगा कि हर एक लोकेशन, पर्टिकुलर लोकेशन, जैसे आपके घर का लोकेशन जो है ना, उसका एक डिजिटल पिन जारी किया जाएगा। मतलब एल्टीट्यूड, एटीट्यूड जो है आपके घर का पता रहेगा, उस डीजी पिन को स्कैन करेंगे, जो भी करेंगे, है ना, पता लग जाएगा। तो आराम से डिलीवरी बॉय हो गया या फिर सरकार को पहुंचना हो आपके घर तक, जिस भी रीजन से पहुंचना चाहे सरकार, है ना, पहुंच सकती हैं। साथ ही साथ जो है आप किसी को प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं तो डीजी पिन आपका रहेगा, तो आराम से आप उस प्रॉपर्टी को बेच पाएंगे और धोखाधड़ी भी नहीं होगा, है ना। तो ये सारी बातें हैं, वो तो हैं ही। ओके, किस नीति के तहत ये किया जा रहा है, डीजी पिन किस नीति के तहत किया जा रहा है? ओके, तो ध्रुवा नीति है, DHRUVA, ध्रुवा नीति के तहत ऐसा किया जाए। ध्रुव मतलब समझते हैं ना, ध्रुव नीति के तहत किया जा रहा है ये। ओके, और ये डाक विभाग के माध्यम से ही, क्योंकि डाक से संबंधित पिन होता है, तो डाक विभाग के माध्यम से ही लागू करने की कोशिश की जा रही है। ओके, तो ये वाली बात हो गई। ओके, 17 अब देखते हैं, एक भीम संरक्षण रिजर्व है ना, टाइगर रिजर्व कह सकते हैं इसको, भीम संरक्षण रिजर्व। तो यहाँ टाइगर कॉरिडोर बनाया जा रहा है। तो ये किस राज्य में है? उसी राज्य में है जहाँ ब्यूटी कंपटीशन हुआ था, मिस वर्ल्ड। ओके, तेलंगाना। बस इतनी बात याद रखेंगे, ज़्यादा नहीं याद रखेंगे हम लोग। ओके, जैसे अभी हमने टॉप 5 दूध उत्पादक राज्य देखे थे, है ना, वैसे ही ब्लूबेरी उत्पादक राज्य भी अभी देखने वाले हैं। आपको मुझे बताना है कि टॉप 5 में से फर्स्ट स्टेट कौन सा है मिल्क उत्पादन में है, बताइएगा आप। ओके, चलिए, तो टॉप 5 ब्लूबेरी, खाने में बहुत मज़ा आता है। ओके, आप लोग भी खरीद के खाइए, है ना। और आप यदि BPSC Tier 4 में सेलेक्ट हो जाते हैं तो हमारे तरफ से आपको 1 kg ब्लूबेरी गिफ्ट किया जाएगा। ओके, और साथ में 1 लीटर दूध भी बनारस आने पर पिलाया जाएगा, तो आइएगा। ओके, तो ब्लूबेरी उत्पादन में हालांकि इसमें पहाड़ी राज्य भी शामिल हैं, लेकिन महाराष्ट्र का सबसे बेस्ट कंडीशन है। ओके, महाराष्ट्र, दूसरी स्थिति कर्नाटक की है, तीसरे में हिमाचल प्रदेश है, चौथे में तमिलनाडु है, और 5वें में हमारे उत्तराखंड है। ओके, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, HP, हिमाचल प्रदेश। ओके, ब्लूबेरी उत्पादन, इस पर मैं गया था तो ब्लूबेरी कह के ही खिलाया गया था हम लोगों को। ओके, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तराखंड शामिल है। कम से कम टॉप 3 तो याद भी रहना चाहिए, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आसपास का एरिया, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, 5th पोजीशन पे उत्तराखंड, बीच में तमिलनाडु। ओके, इतनी बातें याद रखेंगे, ठीक। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो भारत किस देश के साथ मिलकर ध्रुवीय अनुसंधान पोत डेवलप किया? ध्रुवीय अनुसंधान पोत डेवलप किया, PRV किस देश के साथ मिलकर या सहयोग से, किस देश के सहयोग से डेवलप किया? तो वो देश कौन है? नॉर्वे। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? है ना, एक बार याद है दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पर ही महाअभियोग चला था। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? जे म्यूंग, जे म्यूंग, जे म्यूंग दक्षिण कोरिया के
राष्ट्रपति बने हैं जेम्यूम। ओके, याद रख लेंगे ना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, IICA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, है ना, कॉर्पोरेट मामले के भारतीय संस्थान, है ना, या भारतीय कॉर्पोरेट मामले के संस्थान, जिसको अब देखिए इसको वास्तव ऐसे ही पढ़िए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। ओके, इसने अपना एक क्षेत्रीय कैंपस खोला है और फर्स्ट क्षेत्रीय कैंपस है तो कहाँ खोला है, वहीं जहाँ सोनम वाला केस हुआ है ना, मेघालय में। ओके, तो ये याद रखेंगे। एक चीज़ मैं ऑब्जर्व किया हूँ, है ना, मैंने ऐसे ही मज़े में साहित्य सहचर पे सोनम का केस करंट अफेयर के फॉर्म में ऐसे ही मजाक में ही डाल दिया, तो उसको देख रहा हूँ लगभग 30,000 लोग देख रहे हैं। इसमें क्या खास है भाई, है ना, जो अच्छा कंटेंट रहता है उसको कम लोग देखते हैं, जैसे इस वीडियो को, है ना, बहुत कम लोग देखेंगे, जो कि भाई आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन सोनम केस में पता नहीं लोगों की इतनी दिलचस्पी क्यों है ना, कि 30,000 लोग उसे देख रहे हैं। ओके, खैर हम बढ़ते हैं आगे। जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत का रैंक क्या है, बताइए। जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत का रैंक 10th है ना, इसे याद रखेंगे। अभी जितना रैंक देख रहे हैं सब भारत 10th पे ही आ रहा है। ओके, तो इसे ध्यान में रखेंगे। चलिए, इससे अधिक नहीं देखेंगे इसको। सी केयर्स 2.0 कहाँ लॉन्च, किसने लॉन्च किया? सी से मतलब कोयला ही है। ओके, 2.0 सी केयर्स 2.0 किसने लॉन्च किया? कोयला मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। ओके, तो इनके नाम हैं किशन रेड्डी, मंत्री जी हैं, इनके द्वारा लॉन्च किया गया, लेकिन आप कोयला मंत्रालय याद रख लेंगे, बहुत है। नेक्स्ट चलते हैं हम। जो कह रहा था ना कि स्टार्टअप शहर या फिर बिजनेस के मामले में जो शहर हैं, है ना, टॉप 10 स्टार्टअप शहर देखा जाए तो उसमें वही जिसमें हमने कहा था कि चाइना के बहुत सारे शहर हैं। ओके, तो सही में भारत का सिर्फ और सिर्फ एक शहर है जिसका नाम बेंगलुरु है। ये भारत का है और ये कितने पोजीशन पर? 10th पोजीशन पर। ओके, और इसका जीडीपी ग्रोथ रेट 13.8 है। लेकिन इससे पहले कुछ शहर हैं, जो सबसे पहला नाम है अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को है। ओके, उसके बाद न्यूयॉर्क है, लंदन है, लॉस एंजल्स है, लेकिन 5th पोजीशन पे देखिए बीजिंग है। 5th पोजीशन पे बीजिंग है और इसका जीडीपी रेट देख करके मैं आश्चर्य में था, 25.2। याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ी समझने की बात है कि भाई चीन क्या कर रहा है। ऐसे ही संघाई चीन का ही एक शहर है। ओके, उसका जीडीपी ग्रोथ तो इससे भी अधिक है, 38.4, और जो कि सबसे अधिक है, आप समझ सकते हैं, है ना। तेल अवीव इजराइल का है। ओके, और भी शहर है, लेकिन बेंगलोर का देखिए मात्र 13.8% का जीडीपी है। तो बाकी जैसे दिल्ली, मुंबई, ये सब की कल्पना कर सकते हैं, और उसके बरक्स आप बीजिंग और जो है संघाई, है ना, इस सब को देखिए तो कितना फ़र्क दिख रहा है। ओके, इस वजह से चाइना जो है अमेरिका से टक्कर लेते हुए नज़र आते रहता है। ओके, हमें भी कोशिश करना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम चाइना से जलना शुरू कर दें। चाइना अपना हरकत सही कर लेना तो अच्छा रहेगा भारत और चाइना दोनों के लिए। खैर, पैसा आने के बाद ऐसे ही लोगों का दिमाग फैल जाता है। ओके, लेवेंडर महोत्सव कहाँ मनाया गया? लेवेंडर महोत्सव। ओके, अच्छा चलिए, हमें एक चीज़ याद आ गई, महोत्सव में कौन सी संधि है ये बताइए। ओके, लेवेंडर महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो लेवेंडर महोत्सव मनाया गया है
भद्रवाह जगह का नाम है। लेवेंडर महोत्सव वहीं मनाया गया, वहाँ के एक राजकीय कॉलेज में, भद्रवाह, JNK, जम्मू कश्मीर। ओके, तो ये याद रखेंगे, लेवेंडर महोत्सव। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? स्पेनिश, अभी इससे पहले एक स्पेनिश किसी चीज़ का जिक्र किए थे, है ना, तोप का जिक्र किया था, उसका नाम क्या था बताइए तो। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता? ओके, तो स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है ऑस्कर पियास्त्री ने। ऑस्कर पियास्त्री पियास्त्री ने ऑस्कर पियास्त्री ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है, इसे याद रखेंगे आप। ओके, और नोट्स बनाते हुए चलिए, देखिए सीधे सीधे ये प्रश्न आ जाएगा आपके करंट अफेयर में, तो फिर हमें मत कहिएगा कि आपने बताया नहीं था। ठीक है, वीडियो एक बार देखिए, और बेहतर है कि आप अपने कॉपी पर लिखे रहिए, उसको बार बार रिवाइज करिए। वीडियो हमें नहीं चाहिए व्यूज, ना चाहिए वॉच आवर। ठीक है, चैनल पहले से मोनेटाइज है, और दूसरी बात ये है कि भाई मुझे नहीं चाहिए पैसा आपसे, मैं पैसा ले रखा हूँ पहले से। ओके, तो मुझे पैसा नहीं चाहिए, बस मैं यह चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन चाहिए मुझे, इसीलिए पढ़िए। ओके, ओके, और नोट्स बनाइए। अब पोलैंड के राष्ट्रपति के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। तीन राष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री, है ना, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति, अब आ गए, है ना। म्यू कहाँ के थे? आप भूलेंगे नहीं, मुझे पता है, मैं ध्यान से उस समय किया था ऐसा। तो पोलैंड के राष्ट्रपति बने हैं करोल नवरोकी। इसको किसी ने नहीं रोकी, है ना, सीधा पोलैंड के राष्ट्रपति बनो की। करोल नवरोकी। ओके, तेलंगाना के विषय में हमने बात कर लिया था, भारत का 29वां राज्य बना था 2014 में तेलंगाना, इसके विषय में बात कर लिया है। ओके, देखिए 28 नंबर के करंट अफेयर में बात कर रहे हैं इसका। ओके, तेलंगाना 2 जून 2014, तो ये याद रख सकते हैं तेलंगाना। विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को, ये याद रख लेंगे आप लोग। दूध दिवस, है ना, दूध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को। सबसे अधिक दूध कौन सा राज्य प्रोड्यूस करता है, बता दीजिए। हाँ, यहाँ से प्रश्न बनेगा, तो इसे थोड़ा सा आराम से पढ़ेंगे। 29 नंबर तक पहुँच गए हम लोग, और फिर से हम लेते हैं कुछ मिनट का ब्रेक, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। हर 21 मिनट में मैं ब्रेक ले रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि अभी तक हम लोग जितना पढ़े हैं उससे में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अभी क्लियर करने जा रहे हैं हम लोग, है ना। क्योंकि देखिए, एग्ज़ाम की दृष्टि से हम लोग बहुत कुछ पढ़ रहे हैं। ओके, इतना जो पढ़ रहे हैं वो एग्ज़ाम की दृष्टि से ही पढ़ रहे थे, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें अपने दृष्टि से पढ़ लेना चाहिए, अपने लिए भी पढ़ लेना चाहिए। और 30 नंबर का जो 5 जून की बात हम करने जा रहे हैं, और वहाँ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ओके, और मुझे लगता है कि यह काफ़ी इम्पोर्टेंट दिवस है, क्योंकि जिस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और उसके इम्पैक्ट। ओके, अभी एक खबर आ रही थी कि जो हिमालयन फुटहिल्स में नाग कोबरा देखा गया। ये क्यों देखा गया होगा? हाँ, आप समझ सकते हैं कि भाई ठंडे इलाके में तो नहीं रहते हैं, जो भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं वो नहीं होते ना वहाँ, लेकिन नाग पाया गया। इसका क्या मतलब है? वो हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो डिस्टर्ब हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की तरह की वजह से, और शिफ्ट कर रहा है सरीसृप भी हिमालय की तरफ। ओके, खैर, इस बार का थीम क्या था? इस बार का थीम है प्लास्टिक प्रदूषण को हटाएं। प्लास्टिक छूट गया, प्रदूषण को, कई बार जब एक बार गलत करते हैं तो बार बार गलत होने लगता है।
है ना। तो प्लास्टिक प्रदूषण को हटाएं। ओके, ये इस बार का थीम था, ये दिमाग में रखेंगे। ओके, तो 5 जून को मनाया गया था। इस बार का मेज़बान कंट्री कौन है ना। तो इस बार का मेज़बान कंट्री कोरिया है। ओके, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, हाँ, पहली बार हम लोग कब मनाए थे विश्व पर्यावरण दिवस? तो 1973 में मनाए थे, ये याद रखेंगे। ओके, इस बार हम लोग 53rd विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। ओके, किसके द्वारा मनाया जाता है, कौन नेतृत्व करता है? तो यूएनएपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यूएनएपी के द्वारा। ओके, और इसका मुख्यालय कहाँ है? या इसका मुख्यालय नहीं कह सकते हैं, कहाँ स्थापित किया गया था विश्व पर्यावरण दिवस? हमने कहाँ डिक्लेयर किया था कि मनाएंगे? तो स्टॉकहोम में। ओके, और ये कब किया गया था? 1972 में, ये याद रखा। इसलिए नेक्स्ट ईयर हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाए थे। इतनी सारी बातें याद रख सकते हैं। चलिए, रक्षा संपदा का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? नेक्स्ट, रक्षा संपदा का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? इसे दिमाग में रखेंगे, शैलेंद्र नाथ गुप्ता जी को। शैलेंद्र नाथ गुप्ता जी को। ओके, शैलेंद्र नाथ गुप्ता जी को जो है रक्षा संपदा के महानिदेशक नियुक्त किया गया। कौन सा राज्य घोषित किया कि हम अग्निवीरों को 20%, मतलब हमारी जो पुलिस वैकेंसी होगी ना, उसमें 20% अग्निवीरों के लिए रखेंगे। ओके, तो पहले जाइए अग्निवीर हो जाइए, फिर उसके बाद आइए पुलिस की नौकरी करिए। मसला यही है, और यह काम किया गया यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। हालांकि यूपी में मैं देख पा रहा हूँ नौकरी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है ना। विद्यार्थियों की दृष्टि से यूपी का खास्ता हाल है। तब जॉब्स, जो गवर्नमेंट जॉब होती हैं, ना के बराबर आ रही है। बच्चे वैकेंसी के इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन नहीं हुई है। अभी कनाडा में G7 कंट्रियों का मीटिंग होगा, और आप जिस दिन वीडियो देख रहे होंगे, मतलब 15 जून को ना, ये वीडियो आपको दिखेगा। हालांकि मैं सॉरी, आज ही 15 जून है क्या? एक मिनट रुकिए, डेट देख लेते हैं। वैसे आज ही 15 जून है, मतलब जब 12:25 रात में हो रहा है, तो आप 15 जून को ही देख पा रहे हैं, मतलब वीडियो देखेंगे। तो 15 जून से 17 जून को होगा G20 का मीटिंग। ओके, और ये कहाँ होगा? कनाडा में। G20 नहीं, G7 का मीटिंग होगा, सॉरी। ओके, इसमें भारत भी पार्टिसिपेट करने जा रहा है, लेकिन G7 कंट्री के अंदर भारत नहीं है। फिर कौन कौन कंट्री है, इस दिमाग में रखेंगे। एक तो कनाडा में हो रहा है, तो कनाडा तो है ही, ठीक है। और कनाडा है तो USA भी है, ठीक है। USA है तो UK भी है, ठीक। UK है तो 2 कंट्री और है, जो यूरोप का कंट्री है, फ्रांस और जर्मनी। ओके, फ्रांस और जर्मनी 4 हो गया। उसके बाद एक और कंट्री है इटली। फ्रांस, जर्मनी, इटली, जो मेजर यूरोपियन पावर है, इकोनॉमिक पावर कह सकते हैं, वो है। तो कनाडा में हो रहा है USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली। ओके, उसके बाद कितना हो गई? 1 2 3 4 5 6 हो गया। बस एक और है, जापान। एशिया की कंट्री है, लेकिन यूरोप के काफ़ी करीब है ये। ओके, तो यही G7 कंट्रीज हैं, इसे दिमाग में आप रख सकते हैं। हालांकि G7 कंट्रीज अब बहुत ज़्यादा, चाइना के उभार के बाद ये जो G7 ग्रुप है ना, वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं रह गया है। ओके, क्योंकि कनाडा की इकोनॉमी बहुत बड़ी इकोनॉमी अब नहीं है। ओके, यूके की स्थिति आप देख पा रहे हैं कितना खस्ता हाल है। इटली भी वो स्थिति में नहीं है। एक फ्रांस, जर्मनी, ओके, जापान ठीक ठाक स्थिति है, लेकिन जो है चाइना के उदय के बाद
ये सब फीका है। ओके, चलिए, किसे अभी अभी USISPF पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ग्लोबल लीडरशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया, है ना। ये दिमाग में रखेंगे आप नाम, USISPF। ओके, ये कुमार मंगलम बिरला को दिया गया, कुमार मंगलम बिरला को दिया गया। ठीक है, अभी काफ़ी शांति महसूस कर रहे होंगे आप, क्योंकि लाइट कटी है। ओके, बस थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम देखने जा रहे हैं, चाइना चाइना बार बार कर रहे थे, तो टॉप 5 ड्रैगन फ्रूट उत्पादक देश देख रहे हो। टॉप 5 ड्रैगन फ्रूट देखें आप लोग, हिमाचल में लोग उगाते हैं ड्रैगन फ्रूट। ओके, ड्रैगन फ्रूट खाया जाता है काफ़ी, हमने भी खाया था, बहुत घटिया लगता है मुझे, इवन खाने के बाद मुझे उल्टी हो गई थी। बहुत घटिया, बहुत घटिया, मत खाइएगा। ओके, वियतनाम सबसे अधिक, उसके बाद ड्रैगन कंट्री चीन, इंडोनेशिया, थाईलैंड, यहीं की थी कौन जो मिस वर्ल्ड बनी है थाईलैंड की, नाम क्या है बताइए? थाईलैंड, ताइवान। ओके, वियतनाम, चीन, इंडोनेशिया, थाईलैंड, टॉप 5। तो वियतनाम, चीन, इंडोनेशिया कम से कम याद रखिएगा आप लोग, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ना, किसी भी एग्जाम में ये पूछा जाएगा और पूछा भी जाना चाहिए, है ना, क्योंकि ये रामसर साइट है, रामसर स्थल। ओके, रामसर साइट है ये। खीचन, खीचन और मीनार, मीनार। ओके, यहाँ गया भी हूँ मैं, खीचन नहीं गया हूँ। ये है राजस्थान के फलोदी में, उदयपुर गया था तो मीनार गया था मैं। ओके, तो ये उदयपुर में, लास्ट ईयर उदयपुर गया था मैं। ओके, तो फलोदी, खीचन और मीनार, और दोनों ये स्थल कहाँ है, खीचन और मीनार राजस्थान में, स्पेशली कह दिया जाए तो खीचन फलोदी में है और मीनार उदयपुर में है। ओके, और अब हमारे यहाँ कुल मिला के 91 रामसर साइट हो गया, खीचन और मीनार को मिला करके। खीचन फलोदी में है और मीनार जो है कहाँ है, उदयपुर में। ठीक है, इसे याद रखेंगे। ओके, रामसर सम्मेलन 1971 में हुआ था, और ये अभी ईरान में, है ना, और अभी इस पर इजराइल ने हमला किया है, आप जान रहे हैं। मुझे लगता है कि क्यों हमला करते हैं ये एक दूसरे पर, बहुत अजीब लगता है मुझे। खैर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक कंट्री है जिसका नाम है निकारागुआ। तो मत्स्य पालन सब्सिडी समझौता को इसने स्वीकार किया, और ये 101वां देश बन गया है ना। WTO के सदस्य हैं उसका 101वां देश बन गया है। ओके, WTO में बहुत सारे कंट्री हैं। ओके, लेकिन मत्स्य पालन सब्सिडी देने वाला निकारागुआ, नाम याद कर लीजिएगा, निकारागुआ 101वां देश बन गया WTO का। ओके, चलिए, एक बॉडी है जिसका नाम है, पहले नंबर देख लेते हैं, 38, IIAS एक बॉडी है। ओके, इसको देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान है। ओके, तो भारत इसका सदस्य कब से कब तक के लिए बना है? 2025 से 2028 तक के लिए, 3 साल के लिए IIAS का सदस्य कौन बना है? भारत। बस इतना याद रखना है। ओके, कहाँ राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू किया गया? तो ऑप्शन में यदि कांग्रेस शासित राज्य रहेगा अब लगा लेंगे, राजीव गांधी वन्य संवर्धन, वन संवर्धन, वन्य नहीं है, वन संवर्धन योजना। तो ये
कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश में। ओके। ब्लूबेरी उत्पादन करने में हिमाचल का कौन सा पोजीशन था, बताइएगा आप। ओके। हिमाचल के मुख्यमंत्री मुझे मतलब काफ़ी अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्यों। ऐसा नहीं कि मैं कांग्रेस सपोर्टर हूँ या किसी और का विरोधी हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके मुख्यमंत्री का फेस जो है मुझे मस्त लगता है। ओके। सक्कू जी का है ना, सुखविंदर सक्कू। इस बार शिमला गया था तो हर जगह उनका पोस्टर लगा था, तो मुझे मज़ा आ रहा था उनको देख करके। एशियाई एथलेटिक चैंपियन में भारत कुल कितना पदक जीता है, बताएंगे आप लोग? एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन, चैंपियन में भारत 24 पदक जीता है, जिसमें 8 जो है गोल्ड है और ओवरऑल पोजीशन सेकंड है। बस इतनी बात याद रखिएगा, उतने भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके। चलिए, और फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, तो चीन है। भारत से पहले एशिया में कौन रहेगा, चीन ही रहेगा, और यदि कोई है तो चलिए, ये व्यक्ति इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। नाम है इनका अश्विनी लोहानी, अश्विनी लोहानी, अश्विनी लोहानी। अश्विनी लोहानी जो हैं, ये प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय के निदेशक बने। पीएम संग्रहालय लेके निदेशक बने हैं अश्विनी लोहानी। ओके। चलिए थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं। अभी अभी किसको आरबीआई ने एनबीएफसी का लाइसेंस दिया है, कमाल हो जाएगा। अभी एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन के फॉर्म में देख सकते हैं। ओके। तो नॉन बैंकिंग फिनेंस कंपनी हो गया क्या, शीशे कंपनी है, कॉरपोरेशन नहीं, फ्लिपकार्ट। ओके। मतलब जैसे पेटीएम देखे थे ना आप, वैसे ही अब फ्लिपकार्ट का भी कुछ देखेंगे आप। ओके। तो एनबीएफसी का लाइसेंस इसको मिल गया। चलिए, अभी चेनाब ब्रिज का उद्घाटन हुआ है। ओके। इसके विषय में मैंने वैसे आपको सब कुछ बता रखा है शॉर्ट्स में। तो इसकी लंबाई कितनी है ना, आर्क की लंबाई कितनी है, ये सभी हमने आपको बताया है, तो बताने की ज़रूरत तो मुझे नहीं लग रहा है। ओके। तो ऊंचाई 359 मीटर है और लंबाई जो है 1315 है। ठीक। और आर्क की लंबाई भी मैंने आपको बताया था, याद है आपको? आर्क की लंबाई भी बताया गया था, याद होना चाहिए, आप शॉर्ट्स में देखे होंगे, है ना? आर्क की लंबाई मतलब ये, ठीक। ऊंचाई मतलब ये 359 मीटर, कह रहा है एफिल टावर से भी ऊंचा है। ओके। उद्घाटन कौन किए? मोदी जी किए हैं। तो इतनी बातें याद रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट सीरीज होता है, उसका नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया? तो तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी कर दिया गया है। ओके। तो तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी, तो ये टेस्ट मैच का नाम बदल कर हुआ है, ओडीआई और T20 का नहीं। ओके। चलिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है, और अश्विनी लोहानी जो अभी मैंने कहा था पीएम संग्रहालय और पुस्तकालय के निदेशक बने हैं, वैसे ही एक व्यक्ति और है, एस महेंद्र देव, महेंद्र देव।
एस महेंद्र देव जो है प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष नियुक्ति हुए हैं। ओके, इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी, पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष कौन बन गए हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अश्विनी लोहानी से भी इम्पोर्टेंट है ये, है ना, एस महेंद्र देव। ओके, क्योंकि इस तरह के पद जो है पूरे भारत के इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। ओके, तो एस महेंद्र देव का नाम याद रखेंगे, ईएसी पीएम, ओके, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष। ओके, चलिए, आईसी कूल पर्सनल केयर रेंज का चेहरा कौन बना है, डेटोल का है ये पहल, आईसी कूल। ओके, तो कैप्टन कूल बन गया है इसका चेहरा। खैर, हम आगे बढ़ सकते हैं। टीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, रोहित शर्मा। टीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, रोहित शर्मा। ठीक है, टीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर। एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि जो आपका लातविया एक देश है ना, लातविया हम लोग पढ़ते हैं, लातविया पढ़िए, है ना। पहली बार सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में इसे चयन किया गया है। ठीक है, और कौन कौन कंट्री हैं जो इस बार अस्थायी सदस्य बना है। ओके, इसका कार्यकाल 2027 में ख़त्म होगा। तो लातविया तो है ही एक। ओके, उससे साथ में और है, बहरीन है, कोलंबिया है, कांगो, रिपब्लिक ऑफ कांगो कहते हैं इसको, और लाइबेरिया है। ओके, बहरीन, कोलंबिया, कांगो, लाइबेरिया और लातविया। और लातविया ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार इसे चुना गया है। ओके, चलिए, किसके द्वारा बीबीए भारतीय भाषा अनुभाग लॉन्च किया गया। बीबीए भारतीय भाषा अनुभाग इसको कहते हैं। ओके, बीबीए भारतीय भाषा अनुभाग। ओके, तो अमित शाह द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, क्योंकि जो है भाषा का संबंध गृह मंत्रालय से ही है। चलिए, इतना सारा हम लोग देख लिए। लगभग 1 घंटे का वीडियो हो गया होगा, मैं देख लेता हूँ। 1 घंटा 2 मिनट, जो कि बहुत होता है एक हफ्ता को 1 घंटे में कन्वर्ट करना। हालांकि आप देख रहे हैं कि 1 घंटे का वीडियो है, लेकिन इसे हमें बनाने में मान के चलिए कि लगभग 6 से 7 घंटा लगा है, क्योंकि इससे पहले पढ़ना भी पड़ता है। ओके, और दिन भर का समय दे करके पढ़ा गया, फिर 1 घंटा आप देख पा रहे हैं।